Hello everyone to the English literature class of class 8th. In the previous video we read the first page of the first chapter. So now we will read the second page along with the explanation of the chapter. So I am starting from the previous page, last line. So let's get started. Krishna's moral position has also been eloquently endorsed by many philosophical and literary commentators across the world. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी मीनिंग कि कृष्णा के जो मॉरल्स थे उसको बहुत क्लियर तरीके से बहुत सारे फिलोसफर्स ने और बहुत सारे लिटरेचर से संबंधित लोग ने एक्सेप्ट किया था पूरे वर्ल्ड में। उनके मॉरल को उन्होंने सबने एक्सेप्ट किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, सच एज क्रिस्टोफर आइसवुड एंड टी.एस. इलियट। तो उनमें से दो नाम ऑथर बता रहा है कि जैसे कि जो मेन उस टाइम के फिलोसफर्स और लिटरेचर से संबंधित लोग थे जैसे कि क्रिस्टोफर आइसवुड और टी.एस. इलियट, इन लोगों ने कृष्ण के मॉरल्स को वाइडली एक्सेप्ट किया था। आइशरवुड इन फैक्ट ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू इंग्लिश, और आइशरवुड ने यहाँ तक कि भगवद गीता को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने का काम किया था। द एडमायरेशन फॉर द गीता एंड फॉर कृष्णाज आर्गूमेंट इन पर्टिकुलर हैज़ बीन अ लास्टिंग फेनोमिनन इन पार्ट्स ऑफ यूरोपियन कल्चर। ऑथर कहता है कि जो गीता के लिए रिस्पेक्ट है, स्पेशली उस गीता में जो कृष्ण आर्ग्यू करते हैं, जो अपनी चीज़ों को रखते हैं अर्जुन के सामने, अपने शब्दों को जो रखते हैं, अपनी भावनाओं को जो रखते हैं, वो यूरोपियन कल्चर्स में बहुत लंबे समय तक एक मुख्य इवेंट की तरह काम करता रहा। इट वॉज स्पेक्टेकुलरली प्रेज्ड इन द अर्ली 19th century by Wilhelm von Humboldt as the most beautiful, perhaps the only truth philosophical song existing in any known tongue। ऑथर कहता है कि ये जो गीता था ये बहुत ही शानदार तरीके से 19th सेंचुरी में इसको प्रेज़ किया गया था विल्हेल्म वॉन हम्बोल्ट के द्वारा, और उन्होंने कहा था कि अब तक की दुनिया में, पूरी दुनिया में अब तक का ये सबसे सच्चा एक तरीके का सॉन्ग उनको महसूस हुआ था। और उन्होंने कहा था कि दुनिया में ये अब तक जितनी भी भाषाएं हैं या जितने भी धर्म हैं उनमें सबसे बेहतरीन ये एक फिलॉसफी है। इन अ पोएम इन 4 quarters, Eliot summarizes Krishna's view in the form of an admonishment। ऑथर कहता है कि जो टी.एस. इलियट थे इनकी एक पोएम है 4 quarter। इस पोएम में उन्होंने कृष्णा के व्यू को एक वार्निंग के तौर पर दर्शाया है। अपनी उस पोएम में 4 quarter में इलियट ने कृष्णा के व्यू को एक वार्निंग के तौर पे उन्होंने अपनी पोएम में दर्शाया है। और वो वार्निंग क्या उन्होंने बताई है अपनी पोएम में, एंड डू नॉट थिंक ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन, फेयर फॉरवर्ड। इलियट एक्सप्लेन्स नॉट फेयरवेल बट फेयर फॉरवर्ड वॉयजर्स। तो इलियट ने अपनी पोएम 4 quarter में बताया है कि जिस तरीके से कृष्ण ने कहा था कि तुम कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो उन्होंने भी अपने इस पोएम में इस सेंटेंस को एज अ वार्निंग के तौर पे लिखा और कहा कि तुम्हें उस फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अपने एक्शन के फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फेयर फॉरवर्ड, यहाँ पे जो फेयर फॉरवर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है? फेयर फॉरवर्ड मीन्स वेल फ्यूचर। वो फ्यूचर के वेलबींग के लिए कहते हैं कि तुम अपने कर्म के फल की चिंता मत करो, बस सबको फेयर फॉरवर्ड कहो, नॉट फेयरवेल कहने की ज़रूरत नहीं है। नॉट फेयरवेल का मतलब क्या है? नॉट फेयर का मतलब ये है कि गुड बाय की जगह हमें फेयर फॉरवर्ड कहना चाहिए। मतलब किसी से अगर हम दूर जाते हैं या किसी से हम अलविदा लेते हैं तो उस समय हमें उसको गुड बाय नहीं कहना चाहिए बल्कि फेयर फॉरवर्ड कहना चाहिए। मतलब कि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, हमें ये कहना चाहिए, गुड बाय हमें नहीं कहना चाहिए। तो इलियट ने
जो स्टेटमेंट था कि तुम कर्म की चिंता, जो कर्म है तुम्हारा उसके फल की चिंता मत करो, और साथ ही साथ तुम किसी को गुड बाय मत बोलो, तुम उसके उज्जवल भविष्य के लिए बोलो, फेयर फॉरवर्ड बोलो, क्योंकि लाइफ जो है एक समुद्री यात्रा की तरह है, और इसमें जब भी लाइफ में आदमी आपको मिलता है या आपसे दूर जाता है या इवन वो डेथ के करीब भी जाता है तो भी उसे गुड बाय नहीं कहना चाहिए। उसे फ्यूचर में उसको उसकी वेलबींग हो, उसका फ्यूचर अच्छा हो, इसके लिए हमें फेयर फॉरवर्ड कहना चाहिए। एंड येट as a debate in which there are two reasonable sides, the epic Mahabharata itself presents sequentially each of the two contrary arguments with much care and sympathy. ऑथर कहता है कि जो महाभारत है उसमें डिबेट दोनों तरफ से होता है, और दोनों तरफ से जो डिबेट होता है वो रीज़नेबल होता है, मतलब किसी की बात ऐसा नहीं होता है कि जिसको नकारा जा सके, सबकी बात से आदमी महाभारत में सहमत होता है। और महाभारत ने सबकी बातों को, मतलब अर्जुन की भी बातों को एज वेल एज कृष्ण की भी बातों को बैक टू बैक बड़े ही केयर के साथ और लोगों की भावनाओं को समझते हुए महाभारत में दोनों की बातों को रखा गया है। इंडीड द ट्रेजिक desolation that the post-combat and post-carnage land, largely the Indo-Gangetic plain, seems to face towards the end of the Mahabharata can even be seen as something of a vindication of Arjun's profound doubts. ऑथर यहाँ पे कहता है कि जो ट्रेजिक डिसोलेशन हुआ, डिसोलेशन मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, तो ऑथर कहता है कि ये जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुआ पोस्ट कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? फाइट। वैसे मैंने आप लोग के लिए हर वर्ड्स के ऊपर मीनिंग लिख दी है, सो आई थिंक मुझे बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करने की ज़रूरत है, मैं सीधे आपको सेंटेंसेस का ओवरऑल मीनिंग बताता हूँ। सो आई एम स्टार्टिंग वंस अगेन। तो ऑथर कहता है कि जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुआ फाइट के बाद, और जिस तरीके से बहुत निर्दयी तरीके से लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स की किलिंग की गई इंडो गैंगेटिक प्लेन में, ये महाभारत का अंत होता है। इस तरीके से, इसी तरीके से महाभारत का अंत होता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है, फाइट्स होती हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये जो महाभारत का एंड था, ये जो अर्जुन का एक तरीके से विंडिकेशन था, जब अर्जुन स्टार्टिंग में उनके अंदर जो बहुत सारे डाउट्स हो रहे थे, उसका ये प्रूफ कह सकते हैं आप कि वो एक हद तक सही थे, उनका डर सही था कि वो इसी बात से डर रहे थे और इसी बात के लिए वो लड़ाई नहीं करना चाह रहे थे। और लास्टली जो है महाभारत के एंड में वही सब वो देखते हैं और वही सब होता है। अर्जुन्स कॉन्ट्रेरी आर्गूमेंट्स आर नॉट रियली वैंक्विस्ड नो मैटर व्हाट द मैसेज ऑफ द भगवद गीता इज़ मेंट टू बी। ऑथर कहता है कि जो अर्जुन का आर्गूमेंट्स थे कृष्ण से, उनको आसानी से डिफीट नहीं किया जा सकता, उनको वैंक्विस्ड नहीं किया जा सकता है। कहने का उनका मतलब था कि हम जो अर्जुन की बात, जो अर्जुन कह रहे थे स्टार्टिंग में, उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। वो सही कह रहे थे कि इतने सारे जो लोग मरे हैं सिर्फ एक काम को करने के लिए, क्या ये काम सही है? उनके अंदर ये डाउट था और उनकी इस बात को डिफीट नहीं किया जा सकता है। भले ही चाहे जो मैसेज गीता देती हो या चाहे जो मैसेज गीता देने का प्रयास करती हो, लेकिन उस प्रयास के अलावा अर्जुन की बात को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। There remains a powerful case for faring well and not just forward. ऑथर यहाँ पे कहता है कि हमेशा हर बार फेयरिंग वेल की भावना हमें रखनी चाहिए। मतलब फेयरिंग वेल का मतलब क्या है कि कोई पर्सन कैसा किस चीज़ के लिए फील करता है,
इसकी स्टडी भी हमको करनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉरवर्ड, न कि सिर्फ हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, ड्यूटी है। तो ऑथर यहाँ पे कहता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए एक पावरफुल केस बनता है, और उस केस में क्या समझ में आता है कि लोगों की पर्सन की फीलिंग्स को भी हमें देखना चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी ड्यूटी पे ही फोकस करना चाहिए। J. Robert Oppenheimer, the leader of the American team that developed the ultimate weapons of mass destruction during the Second World War, was moved to quote Krishna's words, "I am become death, the destroyer of world." तो अब यहाँ पे ऑथर एक और आदमी की बात कर रहा है, और वो आदमी कौन है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि अमेरिकन टीम के लीडर थे। किस अमेरिकन टीम के लीडर थे, वो अमेरिकन टीम के लीडर थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वेपन्स को बनाने का काम करता था। किस तरीके के वेपन को, एटम बम, न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने की जो टीम थी अमेरिका की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिकन टीम वेपन बना रही थी उसके लीडर थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम बनाया था, फादर कहे जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एटम बम बनाने के लिए। तो उन्होंने बम बनाने के बाद फिर लोगों ने कुछ उनसे कहा था कि आप इस तरीके का काम कर रहे हैं जिससे कि इतने सारे लोग मारे जा सकते हैं आपके इस न्यू इन्वेंशन से। तो उस वक्त उन्होंने कृष्णा के वर्ड्स को रिपीट किया था, कोट किया था। कोट का मतलब क्या होता है, पहले जो चीज़ें कही जा चुकी हों उस चीज़ को रिपीट करना। तो उन्होंने भी कृष्णा के वर्ड को रिपीट किया था कि आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, कि जैसे कृष्ण ने महाभारत के गीता में कहा था कि संसार का मैं ही बनाने वाला हूँ, संसार को मैं ही बर्बाद करने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करने वाला है वो गॉड है। एज ही वॉज्ड ऑन 16th July 1945, the awesome force of the first nuclear explosion devised by a man। तो ये वर्ड उन्होंने कब बोला था, जब 16 जुलाई 1945 को पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, जो कि डिवाइस था, मतलब इन्वेंटेड था, किसके द्वारा, मैन के द्वारा, आदमी के द्वारा जो न्यूक्लियर वेपन डिवाइस था, उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था। और उस डिस्ट्रक्शन को जो उन्होंने देखा था, उस डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद उन्होंने बोला था कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, क्योंकि गॉड ने ही कहा है कि जो कुछ भी करता है वो खुद करता है। Like the advice that Arjun had received about his duty as a warrior fighting for a just cause, Oppenheimer, the physicist, could well find justification in his technical commitment to develop a bomb for what was clearly the right side। और उस बम को बनाने के बाद जो ओपेनहाइमर थे, उन्होंने अपने लिए एक जस्टिफिकेशन पाया, अपने लिए एक गुड रीज़न उन्होंने पाया, और उन्होंने ये कहा लोगों से कि जिस तरीके से कृष्ण ने अर्जुन को एडवाइस किया था कि अर्जुन तुम एक वॉरियर हो, तुम एक योद्धा हो, और तुम्हारा काम है लड़ना, तुम्हारी ड्यूटी है लड़ना, उसी तरीके से मैं भी कमिटेड हूँ, मैं भी अपने काम के लिए कमिटेड हूँ, मैं भी अपने काम को प्रॉमिस, मेरा ये काम है, मैं अपने काम के प्रति अपना कमिटमेंट शो कर रहा हूँ, और मेरा काम है बम को डेवलप करना, और मैंने भी अपनी ड्यूटी को निभाया है, तो मैं क्लियर तरीके से सही दिशा में हूँ, सही साइड में हूँ। ऐसा उन्होंने बम को डेवलप करने के बाद कहा। स्क्रूटिनाइजिंग, इंडीड criticizing his own actions, Oppenheimer said later on, when you see something that is technically sweet, you go ahead and do it, and you argue about what to do about it only after you have had your technical success। तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा दिया था कि ये सारी चीज़ें मैं इसके लिए दोषी नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है करना, और मैंने अपनी सिर्फ ड्यूटी ही निभाई है,
और गीता में कृष्ण ने भी इस तरीके का संदेश दिया है। लेकिन बाद में अपने आप को जब उन्होंने अपनी स्क्रूटनी की, अपने आप को एग्ज़ामिन किया, और एग्ज़ामिन करने के बाद उन्होंने अपने ही एक्शंस की बाद में आलोचना की, उन्होंने अपने ही एक्शंस को क्रिटिसाइज़ किया, और बाद में उन्होंने कहा कि जब आप कोई चीज़ टेक्निकली देखते हैं, टेक्निकल आँखों से देखते हैं किसी चीज़ को, तो अगर वो टेक्निक आपको अच्छी लगती है, उस टेक्निक को आप पसंद करते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं और आप उस टेक्निक को डेवलप करते हैं। लेकिन आप उस पे आर्ग्यू तभी कर सकते हैं कि वो टेक्निक सही है या नहीं सही है, जब आप टेक्निकली उसमें सक्सेस पा लें, मतलब जब आप उसको सिद्ध कर लें, जब आप उसको प्रमाणित कर लें, जब आप उसको यूज़ कर लें, तभी जाके आप डिसीजन ले पाते हैं, या तभी जाके आप उसमें आर्गूमेंट दे पाते हैं कि क्या ये टेक्निक सही थी या नहीं सही थी। तो उनका ओवरऑल कहना था कि मुझे नहीं मालूम था कि जो मैंने टेक्निक इन्वेंट की है वो सही थी या गलत थी, वो मेरी ड्यूटी थी, मैंने किया। लेकिन जब उस टेक्निक का यूज़ हुआ वर्ल्ड वॉर में, और जब इतने लोग मारे गए, तब उनको लगा कि शायद ये जो टेक्निक मैंने इस्तेमाल की वो सही नहीं थी। तो यहाँ पे एक बात चीज़ में समझ में आती है कि गीता में जो लिखा था कि हमें अपने काम को ध्यान देना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, रिज़ल्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऑथर कहीं ना कहीं ये हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ड्यूटी जो है वो तो ठीक है, लेकिन उस ड्यूटी के साथ साथ जो उस ड्यूटी से जो रिज़ल्ट होगा, जैसे कि ओपेनहाइमर की ड्यूटी थी बम बनाना, नो डाउट उन्होंने अपनी ड्यूटी की, लेकिन उस ड्यूटी को करने से पहले उनको शायद ये भी सोचना ज़रूरी था कि इस ड्यूटी को निभाने के बाद जो इससे रिज़ल्ट आएगा उसके बारे में भी उनको सोचना चाहिए था। ये ऑथर हमको इनडायरेक्ट वे में बताना चाह रहा है। डिस्पाइट द कंपल्शन टू फेयर फॉरवर्ड, there was reason also for reflecting on Arjun's concern. How can good come from killing so many people, and why should I seek victory, kingdom or happiness for my own side? तो ऑथर यहाँ पे कहता है कि हम ज़बरदस्ती अगर कंपल्शन में फोर्सफुली अगर हम बात करें तो हमें एक रीज़न चाहिए होता है, और वो रीज़न क्या चाहिए होता है, हमें वो रीज़न देखना चाहिए। अर्जुन के तरफ से हमें उनके रीज़न्स को देखना चाहिए, अर्जुन के रीज़न्स को देखना चाहिए। तो अर्जुन के रीज़न्स क्या थे, वो वॉर क्यों नहीं करना चाहते थे? अर्जुन के रीज़न यही थे, उनके मन में जो सवाल था वो यही था कि कैसे जो है अच्छाई आ सकती है इतने सारे लोगों को मारकर। क्योंकि कृष्ण कहते थे, जो पहला सेंटेंस मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्पाइट द कंपल्शन टू फेयर फॉरवर्ड। कृष्ण का मानना था कि जो फेयर फॉरवर्ड है, मतलब फ्यूचर बढ़िया होगा, उसके लिए तुम काम कर रहे हो, ऐसा कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे। तो बेहतर फ्यूचर के लिए तुम्हें ये काम करना ही है, तुमको लड़ना ही है, ये कंपल्शन था कृष्ण की तरफ से अर्जुन के लिए, ठीक है ना। तो ये जो कंपल्शन था, तो ये कंपल्सन तो ठीक है कि हमें अपने अच्छे फ्यूचर के लिए जो हमारी ड्यूटी है उस पर हमें काम करना चाहिए, इस बात को ऑथर नकार नहीं रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ऑथर ये कहना चाह रहा है कि हमें उसके साथ साथ अर्जुन के कंसर्न को भी ध्यान में रखना चाहिए था। और फिर ऑथर ये ऐड करता है कि किस तरीके से ये अच्छा फ्यूचर हो सकता है इतने सारे लोगों को मार के। एंड वाई शुड आई सीक विक्ट्री, किंगडम और हैप्पीनेस फॉर माई ओन साइड। और ऑथर कहता है कि क्यों मैं, या अर्जुन ही इस बात को कहते थे कि क्यों मैं जीत हासिल करूं, उस राज्य को हड़पूं या उस खुशी को हड़पूं सिर्फ अपने बेहतरी के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। ऐसे अर्जुन के डाउट थे। और ऑथर कहता है कि फ्यूचर अच्छा करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ जो ऐसे डाउट्स अर्जुन के मन में उस वक्त आ रहे थे कि क्या मारने से हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, इस चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। These arguments remain thoroughly relevant in the
कंटेम्पररी वर्ल्ड। ऑथर कहता है कि ये जो आर्गूमेंट्स हैं कि हमें अच्छे फ्यूचर के लिए इतने सारे लोगों को मारना ज़रूरी है, तो इस तरीके के जो आर्गूमेंट्स हैं ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ताल्लुकात रखते हैं। ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड से भी ये जो आर्गूमेंट्स हैं ये रिलेटेड हैं। द कॉज फॉर डूइंग वॉट वन सी एज वंस ड्यूटी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, बट हाउ कैन वी बी इनडिफरेंट टू द कॉन्सिक्वेंसेज दैट मे फॉलो फ्रॉम आवर डूइंग वॉट वी टेक टू बी आवर जस्ट ड्यूटी। तो ऑथर कहता है हो सकता है कि किसी की साइड बहुत ज़्यादा मजबूत हो। किस तरीके से हो सकता है? उसकी साइड ये हो कि उसका वो काम है और उसको वो काम करना ही करना है, ये उसकी ड्यूटी है। तो ये साइड तो स्ट्रांग है, कोई मना नहीं कर सकता है। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको निभाना ही चाहिए, इसमें कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। लेकिन ऑथर कहता है कि हम अपने आप को उस ड्यूटी से जो रिज़ल्ट आएगा, उस एक्शन से जो रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट से हम अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं और कैसे सिर्फ हम अपनी ड्यूटी के बारे में ही सोच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस चीज़ को समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सपोज़ दैट एक डॉक्टर है और एक कोई इंसान है जो कि बहुत बड़ा टेररिस्ट है। तो अगर वो टेररिस्ट डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर की तो ये ड्यूटी है कि जो भी उसके पास पेशेंट आता है उस पेशेंट को उसको सही करना है, उसको ट्रीट करना है। इट्स हिज ड्यूटी। तो अगर डॉक्टर उसको ट्रीट करता है तो ट्रीट करने के बाद अगर उस टेररिस्ट को वो सही करता है, मैं एक नॉर्मल टेररिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत बड़े टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर किसी चीज़ का इमोशन ना हो, जिसके अंदर किसी चीज़ की दया ना हो। तो अगर वो डॉक्टर उस टेररिस्ट को ठीक करता है तो बाद में इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट यही होगा ना कि फिर से वो सही होने के बाद अपने टेररिज्म को स्प्रेड करेगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। ठीक ये केस है। तो ऑथर यही कहना चाह रहा है कि ऐसी ड्यूटी से हमें बचना चाहिए, हमें कॉन्सिक्वेंसेस पे भी ध्यान देना चाहिए, हमें रिज़ल्ट पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी ड्यूटी जो है वो प्रायोरिटी उसकी है, लेकिन उस ड्यूटी से जो रिज़ल्ट होगा हमें उससे भी देखना चाहिए। हमें उससे अपने आप को उस रिज़ल्ट से अलग नहीं रखना चाहिए। ये बात ऑथर समझाने की कोशिश कर रहा है। As we reflect on the manifest problems of our global world, from terrorism, war, and violence to epidemics, insecurity, and poverty, or on India's special concerns such as economic development, nuclear confrontation, or regional peace, it is important to take on board Arjun's consequential analysis in addition to considering कृष्णाज आर्गूमेंट फॉर डूइंग वंस ड्यूटी। ऑथर कहता है कि आज के टाइम में भी हमारे साथ कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास टेररिज्म के प्रॉब्लम्स हैं, वॉर होती रहती हैं, महामारियां फैलती हैं, गरीबी है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इकोनॉमिकल जो है डेवलपमेंट बहुत कम है, इसमें बहुत सारे काम करने हैं। न्यूक्लियर जो अपोजिशन होता है पार्टी का या देश का कि ये न्यूक्लियर अपने वेपन्स को डेवलप कर रहा है, इसमें जो अपोजिशन होता है इससे भी हमको ओवरकम करना है, ओवरऑल रीजन में पीस लानी है। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए हम जो एक्शन लेते हैं, हम जो काम करते हैं, उस काम को करने से पहले जिस तरीके से अर्जुन अपनी चीज़ों को एनालाइज करते थे कि उस लड़ाई के बाद रिज़ल्ट क्या होगा, उसी तरीके से इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम जो भी एक्शन लेते हैं उन एक्शंस को एक बार ज़रूर रिव्यू करना चाहिए कि इस एक्शन की वजह से ओवरऑल ह्यूमैनिटी पे या ओवरऑल इस प्लैनेट पे उसका रिज़ल्ट क्या होगा। हमें अर्जुन की एनालिसिस को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। हमें सिर्फ कृष्ण के आर्गूमेंट पे कि तुम्हारी ड्यूटी है ये करना, सिर्फ इसी पे हमें आधारित नहीं रहना चाहिए, सिर्फ हमें इसी पे रिलाय नहीं करना चाहिए, हमें कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ऑथर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है।
The univocal message of the Gita requires supplementation by the broader argumentative wisdom of the Mahabharata, of which the Gita is only a small part. तो फाइनली ऑथर कहता है कि जो गीता का मैसेज है उसका एक ही मीनिंग है। उसकी मीनिंग क्या है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यही उसकी एक मीनिंग है उस गीता की, और वो गीता क्या है, महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन ऑथर कहना चाह रहा है कि सिर्फ एक छोटे से हिस्से से जो मैसेज निकल के आ रहा है कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, इस मैसेज को थोड़ा सा महाभारत में और जो आर्गूमेंट्स हुए हैं पूरे महाभारत में गीता के अलावा, उन आर्गूमेंट्स से हमें इस मैसेज में थोड़ा सा और एडिशनल ज्ञान देने की ज़रूरत है और इसमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये अगर हम सिर्फ गीता के एक पार्ट को समझेंगे तो उसका मैसेज है कि हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। वही ऑथर समझाना चाह रहा है कि कहीं कहीं फल की चिंता करने की ज़रूरत भी है, उसके रिज़ल्ट को देखने की ज़रूरत भी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो और सिर्फ हम ये लेके बैठें कि ये मेरा काम था और मैंने उस काम को किया। तो ऑथर का कहना है कि गीता का मैसेज तो एक है, लेकिन उस छोटे से पार्ट से अगर हम अपनी ज़िंदगी लेके चलें तो हमें कई जगह कठिनाइयाँ देखनी पड़ सकती हैं। तो ओवरऑल महाभारत में जो और बहुत सारे ज्ञान हैं, उन ज्ञान को इस मैसेज से कंपाइल करना चाहिए और एक फाइनल रिज़ल्ट निकालने की हमें ज़रूरत है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर and we reach the end point of your first chapter. In the next video I will give the question answers of this chapter. It's better to write all the answers in your English copy. Thank you.